नहीं फोड़ेंगे, आजकल के बच्चे ऐसे काम नहीं करते हैं, मोबाइल खेलते हैं, ठीक है। तो हमने फोड़े ऐसे बचपन में सेल फोड़े थे, तो उसके अंदर ऐसा काला काला पाउडर निकलता है, सो दैट, हाँ पागल तुम्हें फोड़ता नहीं है ना, ठीक है, डोंट वरी। तो उसके अंदर वो काला काला पाउडर निकलता है, दैट इज नथिंग बट द केमिकल्स, और वो केमिकल्स का कन्वर्शन काय में होते रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, फिर एक बार का खत्म हो गया उसका कन्वर्शन, फिर उसके बाद वो होना बंद हो जाता है, हम फेंक देते हैं सेल को, दूसरा लेते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी सेल। कौन सा सेल? प्राइमरी सेल। प्राइमरी मतलब वो है जिसमें सिर्फ केमिकल का कन्वर्शन काय में होता है, इलेक्ट्रिकल, सिर्फ केमिकल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल होता है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी गैल्वेनिक सेल, और इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, ठीक है। तो प्राइमरी वोल्टाइक सेल, ठीक है। और दूसरा होता है कि जिसमें क्या होता है, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी, उसमें क्या होता है, पहले केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन क्या में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी, ठीक है। दो चीजें हैं, पहले केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल, बाद में इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल। तो कितने टाइप के हो गए बच्चों? दो, वन इज इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल, अनदर इज अ केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल, ऐसे दो चीजें यहाँ पे होती है। सो फर्स्ट इज वी आर डिस्कसिंग इट विच सेल, वोल्टाइक सेल। अब क्या होगा बच्चों, वोल्टाइक सेल या हम गैल्वेनिक सेल में करेंगे, उसमें पहला वाला जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे डैनियल सेल। डैनियल सेल, हालांकि इसको सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन इसी के बेसिस पे सब कुछ होता है, यही बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो इसके अंदर दो कंटेनर हैं, ये कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है, और पहले कंटेनर में क्या है कि दिस इज अ जिंक रॉड। कौन से मेटल से बना है रॉड? जिंक रॉड, जिंक मेटल से बना हुआ रॉड है, एंड दिस जिंक रॉड इज इमर्स्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। जिंक रॉड इज इमर्स्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। और दूसरा कंटेनर है, इस दूसरे कंटेनर में हमने यहाँ पे कौन सा रॉड लिया है? कॉपर रॉड। सो कीप इन योर माइंड, दिस इज विच रॉड? कॉपर रॉड, एंड दिस कॉपर रॉड इज इमर्स्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। पहले इसमें है जिंक रॉड इमर्स्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, दूसरे इसमें है कॉपर रॉड इमर्स्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। और ये जो दो कंटेनर है, इन दो कंटेनर को एक दूसरे से जोड़ा है एक ट्यूब ने। इस ट्यूब का नाम है इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब, और इसी को कहते हैं हम कौन सा ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज। इट इज कॉल्ड व्हिच ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर होती है कौन सी जेली? अगर अगर जेली। कौन सी जेली? अगर अगर जेली। ध्यान में रखेंगे, इसके अंदर होती है अगर अगर जेली, और यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे लगाया जाता है ग्लास वूल, जिससे इसके अंदर के केमिकल नीचे नहीं गिरेंगे। और ये ऊपर से भी ऐसा है और ये इधर से भी ऐसा है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो CuSO4 लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। ZnSO4 लिया, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। One is connected to the positive terminal and another is connected to the negative terminal. जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम बैटरी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको कोई तो भी मीटर लगाना है, गैल्वानोमीटर या एमीटर। जो एमीटर लगाएंगे, जो या वोल्ट मीटर लगाएंगे, जो वहां पे गिनेगा, जो यहाँ पे गिनेगा कि कितनी एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है, प्रोड्यूस, ठीक है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है, और इसके ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्शन में से ही हमें समझेगा पूरा सब कुछ। ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है साहब? तो 5 पॉइंट तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अभी लिखने वाली एग्जाम तो खत्म हो गई, तो इसलिए रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे वर्किंग। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, एक है जिंक इलेक्ट्रोड और एक है कॉपर इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड ध्यान में रखना है, ये दोनों मेटल है, और आप बचपन से जानते हो मेटल हैज अ टेंडेंसी टू
डोनेट इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, क्या मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल का टेंडेंसी होता है क्या करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इसी तरह इनका भी टेंडेंसी है क्या करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। सो मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जिंक भी दे सकता है, कॉपर भी दे सकता है, लेकिन जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से ज्यादा है। और इसलिए ये बोलता मैं देता, वो बोलता मैं देता, लेकिन जिसकी ज्यादा है वो देगा और जिसकी कम है वो लेगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को ही हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जो अच्छे से रिमूव कर सकता है उसका वो कार्य करने का पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा। मतलब कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसीलिए हम कहेंगे E0 ऑक्सीडेशन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। एंड कीप इन योर माइंड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, tendency to donate electron. So keep in your mind, we have this oxidation potential. Oxidation potential is directly proportional to the tendency to donate electron. जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसका क्या ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ध्यान में रखेंगे इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई को कहेंगे पोटेंशियल, ऑक्सी को कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम हो गया कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अब किसका ज्यादा है, जिंक का। इसलिए ये जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो जिंक खुद होके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। कौन देगा इलेक्ट्रॉन, जिंक। क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। और ये जो कॉपर है तो जिंक इलेक्ट्रॉन देगा। और हमें पता है जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, 2 8 18 की 8 18 2, ऐसा उसका शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 2 8 18 2, ये 10 और ये 28 और ये 2 30। सो इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, सेम इज द कंडीशन। तो इसलिए ये जो जिंक है, जिंक क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, इसलिए कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2, विद द रिमूवल ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह यहाँ पे जो है तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसीलिए हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड, क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर की ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। उसके बाद अब इस जिंक ने क्या किया, ये जो जिंक यहाँ पे बैठा था वो जिंक कन्वर्ट हो गया, काय में कन्वर्ट हो गया, Zn डाई पॉजिटिव। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn डाई पॉजिटिव एंड इट रिमूव्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन में कौन गया, Zn डाई पॉजिटिव। पहले इधर बैठा था जिंक, सॉल्यूशन में गया कौन, Zn डाई पॉजिटिव। और बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, वो उसने इधर भेज दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे आ गए, कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप बोलेंगे आपने तो बोला 2 ही गए, तो बहुत दिख रहे, ठीक है, जाते रहेंगे ऐसे कंटिन्यूसली। तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, CuSO4। ये CuSO4 जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है, Cu डाई पॉजिटिव, SO4 डाई नेगेटिव। तो सॉल्यूशन के अंदर का ये जो Cu डाई पॉजिटिव है ये वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट। और सॉल्यूशन के अंदर का ये जो Cu डाई पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इसका क्या बन जाएगा, Cu। और इस तरह जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn डाई पॉजिटिव, ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसने दिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए एंड इट इज द रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। और इन दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कैंसल। और यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगा जिंक सॉलिड प्लस Cu डाई पॉजिटिव, जिंक सॉलिड प्लस Cu डाई पॉजिटिव गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu, and this is called a net cell reaction।
keep in your mind this reaction is a which reaction? नेट सेल रिएक्शन। तो इस तरह हमें नेट सेल रिएक्शन मिली और ये हो गया हमारा कौन सा सेल? डैनियल सेल। कौन सा सेल? डैनियल सेल, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। क्लियर? यहाँ पे अभी हम इसके रिजल्ट लिखेंगे, क्या होगा जब ये होगा तो अच्छा ही होगा। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे ये कंटेनर वगैरह है, तो सबसे पहले तो ये होगी नेट सेल रिएक्शन। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? साइज ऑफ जिंक रॉड। ठीक है, क्या हो रहा है? जिंक रॉड टूट रहा है कि बन रहा है? ये देखो जिंक का रॉड था, एक एक जिंक वहां से निकल के काय में जा रहा है? सॉल्यूशन। अरे जा रहा है ना? तो जिंक का रॉड टूट रहा है कि बन रहा है? टूट रहा है, बराबर। तो व्हाट हैपेंड? साइज ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। ठीक है, वंस मोर, क्या? साइज ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। सबसे पहले साइज ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। साइज ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। सर एमसीक्यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे या वर्षीचे ते याची घेऊन घेता काही ते हा ठीक है, उद्या तैयार असले पाहिजे सर। ठीक है, साइज ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। सेकंडली अगर हम देखेंगे इसके अंदर का Zn पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ऊपर से एक एक आ रहा है ना, बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिव्स यू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं Zn पॉजिटिव के, तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 solution increases। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 solution increases। तीसरी बात, अब यहाँ पे देखेंगे पहले ये सॉल्यूशन के अंदर का एक एक Cu डाई पॉजिटिव निकल के काय के ऊपर आके बैठ रहा है? कॉपर के रॉड के ऊपर आके बैठ रहा है ना? सॉल्यूशन के अंदर का एक एक Cu डाई पॉजिटिव निकल के कहाँ पे आके बैठ रहा है? कॉपर के रॉड के ऊपर आके बैठ रहा है। और इसीलिए हम क्या कहेंगे कि एक एक Cu डाई पॉजिटिव निकल के कॉपर के रॉड के ऊपर बैठ रहा है, तो कॉपर के रॉड का क्या बढ़ेगा? साइज। और इसीलिए हम कहेंगे साइज ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस। साइज ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस। कॉपर रॉड का साइज क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। कीप इन योर माइंड, साइज ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस। ठीक है, सेकंड थिंग, अभी और एक चीज यहाँ पे हो रही है कि ये कॉपर रॉड का साइज यहाँ पे बढ़ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है। अब और एक इंपॉर्टेंट सी बात हम यहाँ पे देखेंगे, समझ गए? वंस मोर, क्या हो रहा है बच्चों? साइज ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस। अलॉन्ग विथ दिस साइज ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस, अब और एक चीज, यहाँ के अंदर का सॉल्यूशन के अंदर का एक एक Cu डाई पॉजिटिव निकल के कहाँ पे जाके बैठ रहा है? कॉपर के रॉड, बराबर। इसलिए सॉल्यूशन के अंदर के Cu डाई पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे कि कम हो रहे? कम हो रहे। यहाँ के क्या हुए थे? बढ़े थे, यहाँ पे कम। और इसीलिए हम कह सकेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन डिक्रीजेस। समझ गए? तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखना है इस गैल्वेनिक सेल के रिलेटेड या स्पेशली इस सेल के रिलेटेड। और इसमें हम इसका लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, सबसे पहले इधर अभी एक इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे रहेगी कि जिसके ऊपर कल हमने देखा था, जिसके ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, उसको कहते हैं एनोड। तो किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक। तो इसीलिए ये कौन हो गया? एनोड। और जिसके ऊपर रिडक्शन होता है वो कैथोड। तो ये कौन हो गया? कैथोड। और वो कौन हो गया? एनोड। और ध्यान में रखना है वेरी इंपॉर्टेंट बात, एनोड ऑफ गैल्वेनिक सेल कैरी निगेटिव चार्ज। ध्यान में रखना, पहला वाला था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके एनोड के ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो व्हाट वी हैव? एनोड ऑफ व्हिच सेल? गैल्वेनिक सेल। एनोड ऑफ गैल्वेनिक सेल कैरी व्हिच चार्ज? निगेटिव चार्ज। एंड एनोड ऑफ एंड कैथोड कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? वंस मोर, एनोड ऑफ गैल्वेनिक सेल कैरी व्हिच चार्ज? Negative charge. Anode of galvanic cell carry negative charge and cathode carry positive charge. So this is what size of zinc rod decreases,
concentration of ZnSO4 solution increases, size of copper rod increases, concentration of CuSO4 decreases, and this is what representation. अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले उसने कौन सा रॉड लिया है वहां पे? जिंक रॉड है ना? कौन सा रॉड है? जिंक रॉड। अब ये है सबसे पहले जिंक रॉड। अब यहाँ पे सिर्फ दो बातें ध्यान में रखना है। एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कौन सा कॉन्टैक्ट? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है? यस बेटा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय सृष्टि, हाँ ठीक है, हाँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, direct contact is represented by single vertical line and indirect contact is represented by double vertical line. ध्यान में रखना once more, direct contact single vertical line, indirect contact double vertical line. Are you understanding? तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब जो डायरेक्टली, जैसे ये जिंक रॉड डायरेक्टली कौन से सॉल्यूशन में डूबा है? ZnSO4, और इसीलिए सबसे पहले हमने जिंक लिखा, एंड जिंक इज इन व्हिच कॉन्टैक्ट? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी ZnSO4, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन, ठीक है? और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। कितना है किसका कॉन्सेंट्रेशन? 1 मोलर। सो जिंक रॉड, दिस इज द जिंक सॉलिड, इज इन कॉन्टैक्ट विद ZnSO4 solution, it is in a direct contact with ZnSO4 solution. अब एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ZnSO4 है और ये जो कौन है? CuSO4, क्या ये डायरेक्टली एक दूसरे को अटैच्ड है? नहीं। किसके थ्रू अटैच्ड है? सॉल्ट ब्रिज। सो दे आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट? इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट। सो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज डिनोटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन। सेकेंडली, ZnSO4 के पहले कांटेक्ट में कौन आया? CuSO4, और उसके बाद कौन? कॉपर, और इसीलिए पहले इधर क्या लिखा? CuSO4, ठीक है? और फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन था कितना मोलर? 1 मोलर, एंड इट इज इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद Cu। तो इस तरह ये हो गया Cu सॉलिड। तो जिंक इज इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ZnSO4 solution, then double vertical line CuSO4 solution having the concentration 1 molar, and then copper solid। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये है जिंक और ये है कौन? Zn डाइपॉजिटिव आयंस, ठीक है? तो ये अकेला कौन हो गया? ये जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ Zn डाइपॉजिटिव आयन, दिस इज व्हाट? एनोड। आपको न्यूमेरिकल में ऐसे दिया रहता है, जिंक और डबल वर्टिकल लाइन एनोड, जो भी आयन है, मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ। एनोड लिखते समय पहले मेटल, बाद में आयन, लेकिन कैथोड लिखते समय पहले कौन है? आयंस, ठीक है? पहले कौन है? आयंस, और बाद में कौन है? मेटल। तो ऐसा लिख के रखा तो समझ जाना कि वो कौन है? कैथोड, और उस पे क्या होने वाला है? रिडक्शन। और ऐसा पहले मेटल बाद में आयन लिख के दिखा तो समझ जाना वो कौन है? एनोड। वो कौन है? एनोड, और उस पे क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है सब? तो कब ऑक्सीडेशन होगा, कब रिडक्शन होगा, कौन एनोड कौन कैथोड, क्लियर है? हम बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझता कि यार इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स। So this is the Cu dipositive single vertical line Cu. Zn is in a direct contact with Zn dipositive. Cu dipositive is in a direct contact with Cu. And this is about the what your Daniell cell. ठीक है? So ऐसा बढ़िया एक पेज में आ गया होगा आपका, ठीक है? बस उसको ऐसा शॉर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? ये बोर्ड की एग्जाम थी जो आप दे चुके हो, ठीक है? इसमें एक दिन एक पेपर था, ठीक है? उसमें भी हमने कुछ यूनिट छोड़ के गए तो भी चलता था कि हो जाते थे, ऑप्शन में मिल जाते थे, ठीक है? जिसके भरोसे पे 90 के जगह 75 भी मिले या 80% भी मिले, तब भी आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है? लेकिन अब जो एग्जाम आप देने जा रहे हो वो कौन है? CT, नीट एंड JEE एडवांस एंड मेंस, ठीक है? ये एग्जाम्स वो एग्जाम्स है जो आपकी क्या चेंज करने वाली है? जिंदगी,
ठीक है, ध्यान में रखना। A11 ये बोर्ड का एग्जाम थोड़ी जिंदगी चेंज करने वाला है, ये तो हो गया। 75 वाला भी है, उसका भी क्या होगा, अगर उसका जेई का, नीट का, सीईटी का रिजल्ट अच्छा है तो उसको भी एम्स मिल सकता है, उसको भी आईआईटी मिल सकता है। और 99% वाले को सीईटी में अगर 80% या 50% है तो उसको भी जाना पड़ेगा दत्ता मेघे जी की सर के पास, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए ये एग्जाम अभी एक्चुअल में तय करने वाली है। इसलिए इस एग्जाम के लिए अपनी मेमोरी कार्ड, आपको पता है एकदम पावरफुल है, ठीक है। तो उसको मतलब उसको ध्यान में रखते हुए आपको अभी तक ये काम कर देना चाहिए था। अगर नहीं भी किया होगा तो अभी भी समय है, थोड़ा पागल होके लग के आपको क्या करना है, हर एक यूनिट जो भी मैं ये निकाल के दे रहा हूं इसमें इसका भी, अब ये है तो इसका कुछ भी पूछ सकता है, तो ये पूरा 20% है, इसका कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसका पूछ सकते। जनरली इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ये सब इसका ये है, लेकिन ये रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। तो यार क्या पूछेंगे, और ये सब रटने से अच्छा ये ध्यान रखेंगे तो इससे ये लर्न रहता है, तो इसलिए ये पूरा आता है उसमें। तो क्या है, कल मेरा एक स्टूडेंट आया था 11 की बैच में, चैतन्य भांडेकर, आई थिंक मैंने उसके बारे में बताया भी होगा आपको, ठीक है, कि वो बेंच के नीचे से घुसता था, उधर से निकलता था, ओ ठीक है। तो वो आया था कल। अब उसने बताया कि मैं तो कभी किसी को पढ़ाई करते हुए दिखता ही नहीं था, फिर मैं कैसा उसका इधर लता मंगेशकर में उसका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ अभी, और अभी एमडी के लिए वो एग्जाम नीट पीजी दे दी है उसने, और अभी आएंगा उसका एमडी करेंगे अभी वो, ठीक है। तो उसने बताया कि कैसे करता था मैं, ठीक है। तो वो मस्ती बहुत करता था, लेकिन बोले मस्ती करता था बॉडी से, लेकिन दिमाग मेरा पढ़ाई में रहता था। मतलब जैसे ये क्लास से अभी दूसरे क्लास, मतलब उनका शेड्यूल, अब वो शेड्यूल कुछ दिनों के लिए जी लो। उनका शेड्यूल था, उनका शेड्यूल कैसा था पता है आपको, सुबह 5:30 बजे गांधीयन थॉट्स की एग्जाम वो रहती थी, ठीक है, गांधीयन थॉट्स रहता था तब, ठीक है। अभी जाओ दे, सेवाग्राम कॉलेज सेवाग्राम मिलने के लिए गांधीयन थॉट्स का एक पेपर रहता था उनका, तो वो देनी पड़ती थी उनको, ठीक है। तो वो ट्यूशन रहती थी सुबह, फिर 7 से 8 बजे बायो की ट्यूशन रहती थी बोर्ड्स की सिर्फ, फिर 8 से 9 केमिस्ट्री की ट्यूशन रहती थी बोर्ड्स की सिर्फ, फिर 9 से 4, 9 या 10 से 4 समझो कॉलेज रहता था, कंपलसरी जाना पड़ता था रोज, ठीक है। फिर उसके बाद 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, नहीं हाँ 4 बजे तो कॉलेज रहा, घर पे आए 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ऐसी इनकी 3 ट्यूशंस रहती थी एंट्रेंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो जो बच्चे सुबह 5:30 बजे से घर से निकले वो कितने बजे पहुंचते थे, सुबह सॉरी शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक, 8 साढ़े 8, अभी 8 बजे बैच केमिस्ट्री की रहती थी शाम की, तो कितने बजे छुट्टी होंगी, 8:30 बजे तक छुट्टी थी, ठीक है। वो बच्चे तो है अभी बातचीत करते करते घर को पहुंचते थे 9 बजे, ठीक है। तो ये डेली शेड्यूल, और सुबह फिर से 5:30 बजे ट्यूशन को जाना है, तो उठना कितने बजे है, 5 बजे की रहती, लेकिन वो 5:30 बजे तक पहुंचते थे, तो उठना कितने बजे है, ठीक है। तो ये शेड्यूल रहता था उनका, और ये शेड्यूल में जी के वो उन्होंने ये सब कुछ किया। तो उसने बताया स्मार्ट वर्क, व्हाट इज स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। तो अभी बस उसको आपको पॉलिश करना है, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन फॉर द स्मार्ट वर्क। बहुत लोग आपने देखे होंगे बहुत 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे, बहुत हार्डवर्क कर रहे, पूरी दुनिया का त्याग करके बैठे, लेकिन तब भी उनके सिलेक्शंस नहीं हो रहे, ठीक है। तो व्हाट इज स्मार्ट वर्क, ध्यान में रखना, व्हाट इज स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क इज व्हाट, मैंने 1000 बार बोला है कि अपने दिमाग को, और वो डॉक्टर है, हाँ एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका है, अभी एमडी के लिए कर रहा है, अभी भी प्रैक्टिस चालू कर सकता है। इस गवर्नमेंट कॉलेज में वगैरह अपने जो ओपन जाते हैं ना हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, उधर उनको 70-80 हजार, 50 हजार, 40 हजार, 50-60 हजार ऐसे मिलके वो अभी वो प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं वहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद। वो एक एग्जाम रहती है, वो बहुत ज्यादा लोग नहीं देते, वो देके वो हो जाते इजीली। मेरे 2 स्टूडेंट है भी अपने वर्धा के इसमें सिविल हॉस्पिटल में, ठीक है। तो
कहाँ थे हम? हाँ हाँ, स्मार्ट वर्क, हाँ बढ़ जाओगे स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क उसने बताया कि व्हाट इज स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क उसने बोला कि सबसे पहले तो क्या करो, हाँ वो बच्चा वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के बावजूद भी वो रोज योगा करता है और मेडिटेशन करता है। ठीक है, मतलब ये तुम सच्चाई जान लो। सुमित आया था उस दिन, उसने भी वही बात बोली थी कि यार मैं मेडिटेशन करता हूं, क्योंकि हो क्या रहा है, अपन मेहनत गधे जैसी कर रहे और अपना दिमाग गांव में घूम रहा और उसी को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, और हो रहा है कि यार अपन इतनी मेहनत करके भी हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। और फाइनल जब आप जाएंगे अभी, ये तो वो बोला नीट पीजी और नीट यूजी, ये जो दे रहे हो ये नीट यूजी है। तो ये वो अगर 100 है, इसमें कितने सब्जेक्ट है? 3, उसमें 19 सब्जेक्ट रहते हैं। कितने? 19। अपने कितने हैं? 3। और इसका एक बुक अगर है तो उसके एक सब्जेक्ट के 3-4 बुक है, इसके डबल साइज के। डरना मत, ठीक है, लेकिन बता रहा हूं, ठीक है। तो यार इट्स नेवर पॉसिबल टू लर्न दैट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये मतलब ये तुमको वो लगा रहे हैं, छलनी लगा रहे हैं अभी। मतलब अभी कचरा कितना है? 17 लाख, 18 लाख बच्चे नीट देंगे। कितने? 18 लाख। इसमें से छाटेंगे कितने? 1 लाख। बाकी सेमी गवर्नमेंट इधर उधर पकड़ के 1.5 लाख। 1-1.5 लाख हो गए ना ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर एक साल। अब ये 1.5 लाख में से एग्जाम कितने देंगे? वो नीट यूजी 1 लाख सब देंगे, नीट पीजी सब देंगे, और उसमें से फिर 5-10 हजार कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं एमडी के लिए, ठीक है। तो वो है वो, तो वो भी एग्जाम देनी पड़ती है। तो इसीलिए बोला हम अभी भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते अभी भी वैसे ही है। बोले स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी हूँ, बोले मैं, मतलब था इस कॉलेज का, कौन से? लता मंगेशकर कॉलेज का, ठीक है। तो मैं अभी भी बहुत ज्यादा, मैं अभी भी वैसे ही हूँ, बस कुछ बातें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। बोले अभी नीट पीजी के वक्त बहुत पढ़ाई की, बोले मैंने, ठीक है। तो क्या बातें हैं? सबसे पहले तो क्या करो, हमें पढ़ाई करते समय हमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, ये दिमाग में भर लो। बोले पढ़ना सब है लेकिन पूरा सिलेबस लर्न नहीं रखना, ठीक है। सबसे पहले हमें तो सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है हर एक सब्जेक्ट का। जैसे फिजिक्स की बात अगर कही तो फिजिक्स में डेरिवेशन आपको अभी कोई पूछेगा नहीं, क्या पूछेंगे? फॉर्मूले, और उसको अप्लाई करके उसका ही है, ठीक है। तो बस आपका पूरा यूनिट, एक एक बुक भरा होगा आपका, एक एक यूनिट का लगभग एक एक बुक या आधा बुक अगर भरा होगा, ठीक है। केमिस्ट्री के 40 मतलब एक एक बुक है। तो आपको क्या करना है, अगर अभी तक किया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो यूनिट है वो तो मैं रेडीमेड करके दे रहा हूं। अभी ये यूनिट अभी आधे से ज्यादा यूनिट हो गया, आधा यूनिट वगैरह हो गया। ये कितने पेजेस हो गए? 5-6 पेजेस हो गए होंगे, दूर दूर लिखे होंगे तो, और पास बढ़िया अच्छे से लिखे होंगे तो 2-3 पेजेस हो गए, बराबर। तो पहले तो यूनिट को समराइज करो, बिकॉज इट इज नेवर, देखो अपना मेमोरी कार्ड आप सबको पता है, ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज, ठीक है। सो तो इस वजह से हम अगर नीट का जब सीईटी का पेपर, कोई भी पेपर, सीईटी भी मतलब ऐसा मत समझना, एकदम चिल्लर मत समझना, सीईटी का पेपर रहो कि नीट का पेपर रहो कि जेई का पेपर रहो, ठीक है, आपको 2 दिन में या कम से कम पहले दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल टू रिवाइज 30 यूनिट्स ऑफ फिजिक्स, 30 यूनिट्स ऑफ केमिस्ट्री, 30 यूनिट्स ऑफ मैथ्स और बायो? नो, यू कैन रिवाइज कम से कम, क्या कितना रिवाइज कर सकते हो आप? कम से कम बहुत हो गया एक बुक 200 पेज का, 400 पेज का, ठीक है, बहुत हो गया 400 पेज का बुक रिवाइज कर पाएंगे, फाइनल टच जिसको हम बोलते हैं। तो आप फाइनल टच पूरे सिलेबस को नहीं दे सकते, लेकिन फाइनल टच आप इस 20% को दे सकते हो। और यही रीजन है, मैं आपको बोलता था वो इतना शैतान बच्चा था, लेकिन
उसको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा तो वो आंसर देता था, क्योंकि उसको पता था कि ये कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मेरा क्या लेने पूरा सिलेबस, मेरा लेने पूरा सिलेबस, क्या लेने मेरे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले, बस। तो उसने वही रट के रखे थे। इसको पता है इनको ही लर्न नहीं तो मेरे को क्या पूछेंगे, तो मैं वही पूछता था, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही पूछता था कि कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले, बस वो बता देता था आंसर। उसने कहा पूरा सिलेबस रटा था, ठीक है। तो वो बोलता था मेरी आदत थी कि यार एक लेक्चर होने के बाद दूसरा लेक्चर के बाद एज वर्धा यू नो, ठीक है, हर एक जगह 15-20 मिनट का गैप मिल ही जाता है हर एक ट्यूशन में, ठीक है। तो वो 15 मिनट में बोले मैं 10 मिनट झगड़े करता था और 5 मिनट ईमानदारी से रिवाइज करता था, ईमानदारी से 5 मिनट, कौन सा पूरा नहीं। जैसे आज डेरिवेशन पढ़ाया फिजिक्स के सर ने तो वो डेरिवेशन का फॉर्मूला, केमिस्ट्री के सर ने मैक्सिमम वर्क डन पढ़ाया तो डब्ल्यू मैक्स के कितने फॉर्मूले हैं? हाँ, 2 है ना, 2। कौन सा कौन बताएगा, कौन बताएगा? ये देखो है, अभी चला गया समय, कम से कम अभी तो भी 20%। ये जो लिख के दे रहा हूं ना, इसको ओरली करना है। क्या है डब्ल्यू मैक्स? और केमिस्ट्री तो इतना इजी सब्जेक्ट है यार कि यार मतलब कुछ दिमाग ही लगाना नहीं है, बस गिवन डाटा लिखते आना चाहिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कैलकुलेशन करते आना चाहिए, बस विषय खत्म। और वो तो इतनी भी जरूरत नहीं करते कि डब्ल्यू मैक्स का नहीं पूछते, वो पीवी टाइप ऑफ वर्क डन ही पूछ लेते, ठीक है। सीटी वाले पीवी टाइप ऑफ वर्क डन ही पूछ लेते, समझ गए। इसलिए अभी मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपका रिजल्ट आएगा। डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है। अरे मैं बता रहा हूं ना यार, ये अपना कॉलेज इधर का बिट्स बिट्स बजाज, ठीक है, नहीं पता, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स, ठीक है, बी यू नो, ठीक है। तो ये जो बिट्स है, तो ये बिट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो लोग पेमेंट शीट पे लेते हैं एडमिशन, बिट्स में। आई हैव सीन बिट्स में, ठीक है, कौन से पेमेंट शीट पे सीएस लेते हैं। और डू नो कितना चाहिए वहां पे स्कोर? 85% चाहिए, सिर्फ 85 टू गेट द सीएस। दुःख झालं मला। हाँ, तो कहा थे हम? हाँ, बिट्स में सीएस ब्रांच लेने के लिए लोग क्या करते हैं, पेमेंट शीट पे एडमिशन लेते। पेमेंट शीट समझते हो ना, अपने फीस से डबल फीस लगते, अरे आपल्या एमबीबीएस डोनेशन ते, ठीक आहे, तिकडे खूपच जास्त आहे, इकडे डबल होते, फक्त जास्त नाही होत, डबल होते, कळलं का? म्हणून यार तुम्ही ही जी सीईटीची एक्झाम जर चांगली दिली ना, तुम्ही बोर्डच्या एक्झाम दिली नो प्रॉब्लेम, आता तुम्हाला सीईटीच्या एक्झामसाठी खूप खतरनाक काहीच नाही, जेवढं शिकवलं त्याला काय करायचं, लर्न, आणि सेपरेट बुक बनवा तिन्ही सब्जेक्टचे, ठीक आहे, 20% सेपरेट, काही जणांचे बनलेले आहे बुक, ठीक आहे, त्यांनी अजून छान रिवाइज करा, त्यांनी चांगले मॅक्झिमम क्वेश्चन पीवायक्यू जे सीईटी वाले आहेत त्यांनी स्कोर बुस्टर घ्याच, हे क्वेश्चन आता मी सगळे पीवायक्यू सॉल्व्ह करून देऊ का, ठीक आहे, स्कोर बुस्टर घ्या, क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा, डाऊट मला विचारा, ठीक आहे, काय करान का मी सॉल्व्ह करून देऊ, ठीक आहे, फॉर्म्युल्यावरून मी 2-4 घेऊन घेत जाईल, 2-4 घेऊन घेत जाईल, सोडून देत जाईल, 2-4 घेऊन घेत जाईल, सोडून देत जाईल, ठीक आहे, तुम्ही बाकीचे सॉल्व्ह करून आणायचे, ठीक आहे, फक्त 2-4 जणांनी सॉल्व्ह करायचे, सगळ्यांनी सॉल्व्ह करायचे नाही, आता सगळे टॉपर येऊन जाईल, मग कसं होईल, आहे का नाही? विचार करायचा बाकीच्यांचा पण, त्यांना पण समोर जाण्याची संधी द्यायची, आपल्याकडे पैसे भरपूर आहे का नाही, घरची उगाच ओरडल्या काय यार कसे 2-4 पोते गेले असते तिकडे, नाही, ठीक आहे, तेवढंच इन्कम टॅक्सचं टेन्शन कमी झालं असतं, आहे का नाही, घरच्याचा विचार करायचा थोडसा, म्हणजे जास्त नाही करायचा अभ्यास, कळलं? हा, चला समजलं काय, तो फॉर्म्युले लर्न, मी आता एवढा वेळ नाही आपल्याकडे, हे असे अगावचे धंदे करतो मी, बडबड करतो, आणि त्याच्यामध्ये काय होते, वेळ जाते, तेवढं समोर जायचं,
पण शिकून काहीच फायदा नाही, तुम्हाला सांगतो, काहीच फायदा नाही. शिकवून काहीच फायदा नाही जर तुम्हाला ते येत नसेल तर. काय म्हणतात, सेंटेन्स कंप्लीट करू दे, ठीक आहे. अरे शिकवून काहीच फायदा नाही जर तुम्हाला ते येत नसेल तर. आता मी युनिट कंप्लीट केला, कोणता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तुमच्या आवडीचा युनिट, ठीक आहे. तिसऱ्यांदा आहे ठीक आहे, तिसऱ्यांदा आहे. अजून चौथ्यांदा एंडिंगला घ्यायला लागते का माहित नाही अजून, ठीक आहे. तर मग का फायदा 2 वेळा शिकून, आहे म्हणा. आता लवकर कंप्लीट होऊन राहिला, पहिले 1 महिना लागला होता, ठीक आहे. फायदा आहे, पण तुम्हाला आलं पाहिजे ना, सगळ्यांना नाही येत. तर म्हणून हे याचा फायदा कधी होईल, जेव्हा तुम्ही घरी जाऊन 1 महिना काढायचा, ठीक आहे. 1 महिना, आता अजून सेपरेट शेवटचा 1 महिना आहे हा, ठीक आहे. याला काढायचा आणि खतरनाक लर्न झाले पाहिजे फॉर्म्युले असे पूर्ण, कळलं. आणि मग ते PYQ घ्यायचे, स्कोअर बुस्टर. ते मी मागच्या वेळेस 45+ स्टुडंट स्कोअर 90+ पर्सेंटाईल इन केमिस्ट्री. तर ते असेच नाही भेटले, त्याला असे बुस्टर डोस दिले मी, काही त्यानं ऐकले बिचारायनं, ठीक आहे. तुमची खूप जण आहे, तुम्ही अल्टरनेट येत राहता, ठीक आहे. तो म्हणजे जेवढे इथे आहे तेवढेच नाही, काही जण येते मग जाते, अजून येते, ठीक आहे. तर असे भरपूर जण आहे. तर तुम्ही सुद्धा 90+ केमिस्ट्रीमध्ये खूप इझिली घेऊ शकता, खूप इझी, या 1 महिन्याच्या क्रॅश कोर्सच्या बेसिसवर. ओनली कंडिशन इज दॅट जेवढं शिकवीन तेवढं पाठ करायचं, ते स्कोअर बुस्टरचं बुक घ्यायचं, त्याच्यातले क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे, जमलं तर संध्याकाळी पण यायचं इकडे, त्याच्यातले क्वेश्चन स्वतः सॉल्व्ह करायचे. त्याचे डाऊट मला मी बॅच मध्ये पण घेईन, त्याचे डाऊट विचारायचे, जे नाही समजलं ते मी समजून सांगेल, ठीक आहे. एखादी एक्स्ट्रा बॅच घेईल डाऊट सेशन साठी. आणि असं करून करून आपला एक त्याच्या बाहेर क्वेश्चन जाणार नाही, म्हणजे जाणार नाही, तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे. CET वाले सांगू राहिलो स्पेशली, ठीक आहे. नीट वाल्यांचं पण जे आपण पूर्ण PYQ ऑलरेडी सॉल्व्ह केले, त्याने ते सांगितलं की काय करायचं आहे, काय करायचं आहे. सर्वात पहिले जे मी आता आपण 20% म्हणतो, तो त्याने MK मोस्ट नो क्यू, MKT मस्ट नो टॉपिक्स, मस्ट नो टॉपिक्स म्हणजे काय, 20% टॉपिक, ठीक आहे. जे 20% हे पाहिजेच, माहितच पाहिजे एनी हाव, त्याला सेपरेट मारलं आणि त्याचं खूप चांगल्याने प्रिपरेशन केलं. कसं केलं, खूप चांगल्याने, एकदम खतरनाक वेळ. ओरली लर्न, ते पूर्ण ओरली लर्न, कळलं. त्याचाच पेपर येते आणि त्याच्याच बेसिसवर सगळं होते. आणि ते फायनल जेव्हा तुम्ही पेपर द्यायला जाल, ठीक आहे, तर वो रात 1 दिन, मतलब आज पेपर आहे तो त्याच्या अगोदरचा पूर्ण दिवस आहे, त्या दिवशी तुमचा पूर्ण सिलेबस त्या 20%चा काय होऊ शकतो, रिवाइज, कळलं. मी स्वतः एक्सपिरियन्स केलाय की जी रिएक्शन पहिले खूप चांगल्या करून ठेवल्या होत्या आणि मग 2 दिवस रिव्हिजन पूर्ण झाली नाही, तर त्या रिएक्शन ज्या चांगल्या नव्हत्या झाल्या त्या आपण एंडिंगले करतो, तर त्या आठवते पेपरमध्ये. आणि ज्या खूप चांगल्या झाल्या होत्या त्याला 3 दिवस हातच लावत नाही, त्या मग आठवतच नाही. आय हॅव ऑल्सो, मी पण MSc शिकलेलो आहे तुमच्यासारखंच, ठीक आहे. तर मग ती आय हॅव सीन दिस थिंग्स. म्हणून फायनल टच हा किती पर्सेंटला द्या, 20%. त्यासाठी सेपरेट मारून ठेवा हा 20%. आणि फॉर्म्युले पूर्ण लर्न, ठीक आहे. तर लक्षात ठेवा, ही जिंकायची आहे, प्लॅनिंगने जिंकायची आहे. कशाने जिंकायची आहे, प्लॅनिंगने. अजून या 20%चं अजून 2% करा तुम्ही. हे असं आहे, त्याला अजून एखादी छान असं चित्र बघा. आता मी तुम्हाला याचं चित्र बनवून दाखवतो. कशाचं, ते बघा, ठीक आहे. तो आपला माइंड आहे ना, आपण अगाऊच्या धंद्यात जास्त वापरतो, ठीक आहे. अगाऊच्या धंद्यात जास्त वापरतो आणि म्हणून मग तो एवढी मेहनत करून सुद्धा त्याला बेनिफिट खूप कमी भेटते, ठीक आहे. तो हा माइंड जो आहे, याला अवर माइंड इज अ फोटोग्राफिक मेमरी पॅटर्न. इट कॅन थिंक्स ओनली ऑन इमेजेस, ठीक आहे. तू नाही बसलो होत ना, तुमच्याकडून 12 तास 14 तास नाही बसलो होत ना, तर कमीत कमी तुम्हाला आवडेल अशा गोष्टी करा, ठीक आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला चित्र काढायला आवडते, तर चित्र, ठीक आहे, तो चित्र काढा, ठीक आहे. तो जसा हा आहे, ठीक आहे. याच्यामध्ये असे डोळे काढा छान, ठीक आहे, बरोबर. मग याच्यात लिहा झिंक प्लस Cu डाय पॉझिटिव्ह गिव्स Zn डाय पॉझिटिव्ह प्लस Cu, ठीक आहे. कळलं, तुम्हाला लक्षात राहील त्याच्या तोंडात कोणती रिएक्शन झाली, ठीक आहे. अरे यार, हे बघा तुम्हाला सांगू
समोर आलो, सीईटीची एक्झाम आहे, ठीक आहे. आपल्याला काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे. आपल्याला एंगेज करायचं स्वतःला कशात, अभ्यासात. ते कंटिन्यूच करा. काही जणांची तेवढी कॅपॅसिटी नाही, मग कोणी म्हणते नाही यार खूप पागल झालो, मग 1 तासाचा ब्रेक घेते. तुम्हाला टाइम आहे, ठीक आहे. तो कोणी 1 तासाचा ब्रेक घेते, मग त्या ब्रेक मध्ये काय काय करते, तिकडे जाते, फिरायला जाते, हे करते, 1 चे 2 होते, मग म्हणते थकलो, म्हणते आता झोपते, मग ते झालं म्हणजे 2-3 तास. अरे खूप काय आहे, ठीक आहे. तर म्हणून कसं आहे ना की तुम्हाला मजा आली पाहिजे हे काम करताना, ठीक आहे. म्हणून बढिया अशी रिएक्शन आहे. ही कोणची रिएक्शन झाली, नेट सेल रिएक्शन, ठीक आहे. मग याच्यात अजून आपण असं म्हणू शकतो की इकडे लिहिला एनोड, इकडे लिहिला कॅथोड, बरोबर. मग एनोड कोण आहे, झिंक. कॅथोड कोण आहे, कॉपर, बरोबर. मग झिंकचं काय झालं, ऑक्सिडेशन. मग झिंकचं ऑक्सिडेशन झालं. फिजिक्स किती जण करून राहिले सर? क्लास कोणचा खाली आहे? ओ सर, क्लास खाली कोणचा आहे? CS चा क्लास खाली आहे? तो तिकडल्या बाजूचा आहे ना? जा रे, तुम्ही करा तिकडे केमिस्ट्रीचं लेक्चर. उद्या मी अजून लवकर येईन, ठीक आहे. आज आलो थोडस लवकर, ठीक आहे. आज आलो लवकर, ठीक आहे, ठीक आहे. तो यांना हे सांगतो, बाकी ती तुम्ही खूप ऐकलंय असे प्रवचन, ठीक आहे का. जा तुम्ही फिजिक्सचं लेक्चर खालच्या क्लासमध्ये करा. ओ वैभव सर, खालच्या क्लासमध्ये CS च्या जा, अरेंजमेंट करून घ्या तिथे, ऐका बरोबर का. जा, चेअर वेअर ऐका तिथे, आणि पेन